नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी कंपस पर, जहां हम लाते हैं दुनिया भर की अनसुनी, अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां। आज की कहानी थोड़ी अलग है। इसमें है हंसी भी, रहस्य भी और एक ऐसा भूत जो डराता नहीं बल्कि बात करता है। तो तैयार हो जाइए एक अनोखे सफर के लिए, जहां एक लेखक की जिंदगी में दस्तक देता है एक शालीन और बातूनी भूत। चलिए शुरू करते हैं आज की मनोरंजक और रहस्यमयी कहानी, भूत भविष्य। मैं एक लेखक हूं। थोड़ी पहचान तो बन गई है, लेकिन नाम से पेट नहीं भरता। जो कभी मेरे दोस्त थे, अब वही साहूकार बन गए हैं। मुझे देखते ही मुंह फेर लेते हैं या वसूली की बात करते हैं। जब दोस्तों का अपनापन भी खत्म हो गया, तो ठान लिया कि कुछ दिनों के लिए कोलकाता से गायब हो जाऊं। इत्तेफाक से एक प्रकाशक ने नया उपन्यास लिखने का प्रस्ताव दिया और कुछ एडवांस भी मिल गया। उसी पैसों से मैंने कोलकाता छोड़ दिया और पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर में एक पुराना जर्जर कमरा किराए पर ले लिया। सोचा उपन्यास पूरा हुए बिना वापस नहीं जाऊंगा। कमरे की खिड़की टूटी हुई है, छत टपकती है। सामान में बस एक दीमक खाया पलंग, हिलता हुआ टेबल और एक स्टूल। घर का मालिक पास ही दीवार से घिरे बड़े मकान में रहता है। वही निकुंज बाबू, एक साहूकार। दुनिया में अगर कोई धंधा सबसे टिकाऊ है तो या तो महाजनी या किताब छापने का। निकुंज बाबू की आंखें सदा शक से भरी रहती हैं। उन्होंने एक महीने का किराया पहले ही ले रखा है। पास में ही एक सस्ता भोजनालय है, वही खाने की व्यवस्था है। पहले 3 दिन ठीक ठाक बीते। उपन्यास शुरू कर दिया था और यह भी नहीं जान पाया कि कमरे में किसी अलौकिक उपस्थिति का आना जाना है। चौथे दिन रात को बत्ती बुझाकर लेट गया। मुझे आदत है, बिस्तर पर लेटे लेटे एक बीड़ी पी लिए बिना नींद नहीं आती। जैसे ही माचिस जलाई, देखा कोई मेरे पलंग के पास बैठा मुझे घूर रहा है। 2 चमकती हुई आंखें। मैं चौंक कर बोल उठा, कौन? क्षण भर में आकृति गायब हो गई। फिर माचिस जलाई, कोई नहीं। सोचा शायद आंखों का धोखा है। कभी कभी देर तक लिखने से ऐसा भ्रम हो जाता है। बीड़ी पीकर मैं सो गया। मैं डरपोक नहीं हूं। भूतों से मुझे डर नहीं लगता। भूत से ज्यादा डर तो इंसानों से लगता है। अगले दिन सुबह रात की बात बिल्कुल याद ही नहीं रही। पूरा दिन मैं अपने उपन्यास में डूबा रहा। प्रेम की कहानी लिख रहा था। मेरा हीरो समाज के सबसे निचले तबके से उठता है। एक मेहतरनी की बेटी पर उसका अवैध आकर्षण हो जाता है और वो उससे पैशाच विवाह करने की कोशिश करता है। पैशाच विवाह का मतलब जानना हो तो जरा शब्दकोश देखिए। कहानी अब काफी जम चुकी थी। रात को हमेशा की तरह बिस्तर पर लेटा, बीड़ी सुलगाई और नींद आने लगी थी कि तभी अचानक किसी की भारी आवाज सुनाई दी। सो गए क्या? अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, पर लगा कि कोई मेरे पलंग के पास बैठा है। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उत्तर मिला, क्या नाम से बताऊं? जब जिंदा था नाम था नंद दुलाल नंदी। मैं बोला, वाह बढ़िया नाम है। मतलब आप भूत है? भूत ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन डरिए मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। मैंने उबासी लेते हुए कहा, इरादा बुरा हो भी जाए तो भी आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? आप तो हवा है। हाँ, डर के मारे मैं खुद अपना नुकसान कर सकता हूं। भूत ने ठंडी सांस ली। ये बात तो सही है। मुझे याद आया, माचिस की डिबिया सिरहाने ही रखी है। मैंने कहा, आपको मुझसे कुछ काम है क्या? कोई खास काम नहीं, बस बात करने वाला कोई नहीं मिलता। आप अपने जैसे लगते हैं, इसलिए। मुझे लगा बेचारा मेरी ही तरह अकेला है। शायद उसने भी दोस्तों से उधार लिया होगा। मैंने कहा, अच्छा, आप पास में ही रहते हैं क्या? हाँ, पास के बाग में जो पुराना नीम का पेड़ है, उसी में रहता हूं। मैंने हंसकर पूछा, तो आप भी निकुंज बाबू के किराएदार हैं क्या? कितना किराया देते हैं? वो मजाक समझ नहीं पाया। कभी वो बाग और घर मेरा ही था। मेरे परपोते ने बेच दिया निकुंज पाल को। अच्छा, तो आपका परपोता अभी जिंदा है? हाँ, मगर उसकी हालत बहुत खराब है। मतलब आप कोई 80-90 साल पहले के हैं? सिपाही आंदोलन के जमाने का हूं मैं। मूशीगिरी के काम से खूब पैसा कमाया था। सोचा था 7 पीढ़ियां आराम से खाएंगी, लेकिन वो वाक्य पूरा भी न कर पाया। मैंने आदतन बीड़ी मुंह में दबाई और माचिस जला दी। माचिस की लौ में मैंने उसका चेहरा देखा, घबराया हुआ
आतंकित चेहरा, और फिर वो हवा में घुल गया। मैं कुछ देर वही बैठा बीड़ी पीता रहा। सोचा शायद फिर आएगा, पर वो नहीं लौटा। इसके बाद कई रातें बीत गई, पर नंददुलाल नंदी की परछाई फिर कभी न दिखी। उधर मेरा उपन्यास तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब मेरा नायक एक धोबी की बेटी को छलने की कोशिश में है। उसके बाद कहानी में एक गोप कन्या के प्रसंग की बारी आएगी। मैंने ठान लिया है, इस तरह धीरे धीरे गिरते हुए आखिर में मैं अपने हीरो की शादी एक फिल्म अभिनेत्री से करा दूंगा। और उपन्यास का नाम रख दिया है स्वर्ग की सीढ़ी। उस रात खाना खाने के बाद मैं हमेशा की तरह दिया जलाकर लिखने लगा। कहानी में ऐसा डूबा कि समय का होश ही नहीं रहा। मन की दुनिया में निरंकुश घूमते घूमते अचानक किसी ने जमीन पर खींच लिया। देखा, टेबल के उस पार वो भूत खड़ा मुस्कुरा रहा है। आज मैंने उसे पहली बार साफ देखा। देह भले ही हल्की और पारदर्शी थी, पर चेहरा बिल्कुल स्पष्ट था। धूसर रंग की फीताबंदी मरजाई, पतली घुमावदार मूंछें, सतर्क चमकती आंखें, उम्र कोई 55 के आसपास, पुराने जमाने का एकदम ठेठ बंगाली चेहरा। क्या लिख रहे हैं इतना? मैंने कहा, उपन्यास। उपन्यास? हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने समझाया कि उपन्यास क्या होता है, तो उसने उत्सुकता से कहा, ओह, मतलब परियों की कहानी, कोई रूपकथा जैसी? तो सुनाइए न जरा। मैंने संक्षेप में कहानी बताई। छी, मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे छी छी क्यों कह रहे हैं? थोड़ी रोमांचक बातें ना हो तो पाठक कहाँ आएंगे? और हाँ, आप कई दिनों से दिखे नहीं। आप भी अजीब आदमी हैं। लोग भूत देखकर चीख पड़ते हैं, और आप तो मानो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उस रात मैंने अचानक माचिस जला दी थी। शायद उसी से नाराज हो गए थे। नहीं, नाराज नहीं, बस डर गया था। डर लगने पर हम शरीर का रूप नहीं रख पाते। मैंने कहा, ठीक है, आज तो जाइए, मुझे ये अध्याय खत्म करना है। कभी कभी आइएगा, बातचीत हो जाएगी। अच्छा। और हवा में गायब हो गया। उसके बाद तो वो लगभग हर रात आने लगा। थोड़ी देर बातचीत होती, और जब मैं अब जाइए कहता, वो चुपचाप गायब हो जाता। मेरे लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। यहां आकर मैंने जानबूझकर किसी इंसान पड़ोसी से दोस्ती नहीं की थी, लेकिन जो मिला वो बिल्कुल भी बुरा नहीं था। कम से कम मेरे भूत का तो यही गुण था, जितना चाहो बात करो, जब ऊब जाओ बस जाइए कहो और वो चला जाए। इंसानी पड़ोसी तो ऐसे नहीं होते, घंटों बैठे रहेंगे, सदाचार की बातें करते रहेंगे। मुझे तो मेरा भूत ही अच्छा लगा। एक दिन उसने पूछा, अच्छा, आपने शादी की है? मैं हंसकर बोला, शादी? अरे बाबा, अकेले सोने की जगह नहीं मिलती, ये काम मुझसे नहीं होगा। भूत मुस्कुरा दिया। कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, देखिए, इन दिनों आपसे मिलकर समझ गया हूं कि आप एक भले इंसान हैं, चोर या ठग नहीं। मैं बहुत दिनों से आपके जैसे किसी की तलाश में था। एक अनुरोध है, आपको मानना होगा। अब मुझे एहसास हुआ, वो सिर्फ दोस्ती करने नहीं आया था, उसके पीछे कोई मकसद था। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। मौकापरस्त मुंशी का भूत बिना स्वार्थ किसी के पास बार बार नहीं आता। मैंने सावधानी से पूछा, क्या है आपका अनुरोध? भूत तब टेबल पर कोहनी टिकाकर अपनी और अपने वंश की दास्तान सुनाने लगा। नंददुलाल नंदी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के साथ व्यापार करके खूब अमीर हो गए थे। उनके पास जमीन जायदाद, बाग बगीचे और खेत सब कुछ था। जब उनकी उम्र करीब 45 साल थी, तब देश में सिपाही विद्रोह की हलचल शुरू हुई। उस समय युद्ध का बड़ा डर तो नहीं था, पर पैसे वालों को हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं सब कुछ न चला जाए। एक रात गहरी अंधियारी में नंददुलाल ने एक पीतल के घड़े में 100 अकबरी मोहरें रखी और अपने बाग के नीम के पेड़ के नीचे दबा दी, सोचकर कि अगर सब लुट भी गया तो ये खजाना तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विद्रोह ज्यादा नहीं फैला, मगर अराजकता के दिनों में एक रात डाकू उनके घर पर टूट पड़े। नंददुलाल का दिल कमजोर था। डर के उस झटके से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वहीं उनकी मौत हो गई। डाकुओं ने घर लूटा और चले गए। कुछ समय बाद देश में शांति लौट आई। नंददुलाल बहुत कंजूस और सख्त मिजाज के इंसान थे, इसलिए घर में कभी ज्यादा ऐशो आराम नहीं रहा।
पर उनके बेटे यशोदुलाल के समय में हालात बदल गए। पहले घर में त्योहारों पर भजन कीर्तन होते थे, अब उनकी जगह नाच गाने और दावतों ने ले ली। इसके बाद आए ब्रजदुलाल, जिन्होंने तो ऐश की सारी हदें पार कर दी। मोतियों जड़ी जूतियां पहनना, नाचने वालियों की महफिलें सजाना और 100-100 के नोट उड़ाना उनका शौक था। लेकिन जैसे ही उन्होंने दुनिया छोड़ी, लक्ष्मी भी साथ चली गई। अब बस पुरानी हवेली बची थी, जिसके चारों ओर बाग बगीचा था। बाकी सब कुछ खत्म हो चुका था। ब्रजदुलाल का बेटा गोपी दुलाल बिल्कुल अलग निकला, सीधा सादा और मेहनती इंसान। पिता की फिजूल खर्ची ने जो कुछ छोड़ा था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। सालों तक उसने जैसे तैसे खर्चे काटकर जिंदगी चलाई, लेकिन आखिर में मजबूर होकर उसे पुराना घर भी बेच देना पड़ा। पिछले 20 सालों से गोपी दुलाल उसी घर को बेचकर मिली रकम और छोटे मोटे कामों से काफी तंगी में गुजारा कर रहा है। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है और उसकी इकलौती बेटी अब 21 साल की है, पर गरीबी के कारण वो अब तक उसकी शादी नहीं कर सका। ऊपर से पिछले कुछ सालों से वो भयंकर अस्थमा की बीमारी से भी परेशान है। अब वो अक्सर कमजोर, थका और अकेला महसूस करता है, जैसे जिंदगी ने धीरे धीरे सब कुछ छीन लिया हो। कहानी सुनकर मैंने पूछा, आपके परपोते यानी गोपी दुलाल यहाँ ही रहते हैं क्या? हाँ, वहीं मोहल्ले के एक कोने में एक टूटी फूटी घर में पड़ा है। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, उसे मौत ने घेर लिया है और अगर कुछ नहीं किया तो उसकी बेटी बर्बाद हो जाएगी। मुझे संदेह हुआ कि भूत यहाँ कुछ ढके छुपे कह रहा है, पर मैंने खुद को संभाला और कहा, देखिए, मैंने पहले ही कहा है, मेरी ऐसी हालत नहीं कि मैं शादी तक करा सकूं। आप ये अनुरोध मुझसे मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं अनुरोध नहीं कर रहा, मैं तो बस कह रहा था, अगर आप दया करके उन मोहरों को गोपी दुलाल तक पहुंचा दें तो वो बेटी की शादी करवा कर मर सकता है। मैं चौंक गया और पूछा, मोहरों का घड़ा क्या अब भी उसी नीम के नीचे दबा पड़ा है? हाँ, मरने से पहले मैं किसी को बता न सका। जैसे मैंने दफन किए थे वैसा ही गड़ा हुआ है, इसलिए मैं नीम के पेड़ से हट नहीं सकता। मैं थोड़ी देर स्तब्ध बैठा रहा। आश्चर्य वाली बात यह थी कि भूत की बातों पर संदेह तक न हुआ। 100 अकबरी मोहर। अकबरी मोहरों की कीमत आज के समय में कितना होगी ये मैं नहीं जानता, पर निश्चय ही 100 मोहरों की कीमत हजारों रुपयों से कम नहीं होगी। धीमी आवाज में मैंने कहा, इतना सोना, इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होगी। इसीलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सका, सिर्फ आप पर भरोसा कर सकता हूं। मैं दंग हुआ। मैं क्या करूंगा? घड़ा खोदकर निकालना होगा। ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं, सिर्फ हाथ भर मिट्टी खोदो, मिल जाएगा। मैंने आशंका से कहा, पर खोदेगा कौन? मैं। भूत की आंखों में मूक अनुरोध झलक रहा था। मैंने फट से कहा, बहुत खूब, वो बाग अब निकुंज पाल के कब्जे में है, वो मुझे खोदने की क्यों इजाजत देगा? और मैं उसे क्या कहूंगा, महोदय, आपके बाग में मोहरे दफन है, कृपया खोदने दीजिए। अरे नहीं, दिन में नहीं, आधी रात को चुपचाप दीवार लांघ जाइए। नीम का पेड़ घर से बहुत दूर बाग के सुनसान कोने में है, वहां रात में कोई नहीं आता। मैं बीड़ी सुलगाने की तैयारी करते हुए बोला, माफ कीजिए, मेरे बस का काम नहीं है। रात के अंधेरे में किसी दूसरे के बाग में पकड़े गए तो टांगों पर डंडे भी पड़ सकती है। निकुंज पाल तो पहले से ही मुझ पर शक करता है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैं माचिस जलाकर बीड़ी सुलगाया। उसके बाद कई रातें चली। रात पर रात भूत के साथ नोक झोंक होती रही। मैं एकदम जिद्दी और निश्चयी था। भूत भी पीछे नहीं हटा। मैं जितना कहता, मैं नहीं कर सकता, भूत उतना ही कहता, कृपया कीजिए। उसी रात्रि के दृश्य से यह सिलसिला कई रातें चला। अचानक मैंने माचिस जलाकर भूत को भगा देने की कोशिश की, पर भूत को अब माचिस की आदत पड़ गई थी। थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता, फिर लौट आता और करुण स्वर में कहता, कृपया कीजिए, अपने कुल की लड़की बर्बाद हो जाएगी। मेरा मन गंभीर हो उठा। रातों की नींद छिन गई। पूरा समय मैं भूत से बहस करता था। उपन्यास लिखना बंद हो गया। एक रात अत्यंत थककर मैं बोला, ठीक है, मैं राजी हूं, पर मुझे भी मोहरों का हिस्सा चाहिए। ठीक है, आपको 5% दलाली मिलेगी। 5 मोहर आपके होंगी। अब नहीं कहने का कोई रास्ता बचा नहीं।
5 मोहर यानी 500 रुपए। मेरी परेशानी यह थी कि बाकी उन 95 मोहरों को मैं नहीं सहा पाऊंगा। पेट की मजबूरी से भले ही मैं बदनामी भरा उपन्यास लिख दूं, चोरी तो कर ही नहीं सकूं। और फिर चोरी करके मैं कहां भागूंगा? नंद दुलाल की पकड़ से मैं कैसे बचूंगा? रात के करीब 1:30 बजे मैं भूत का साथी बनकर घर से बाहर निकला। आसमान में कृष्ण पक्ष की एक छोटी सी चांदनी थी। उसी मध्यम उजाले में मैं दीवार लांघकर निकुंज पाल के बगीचे में पहुंचा। भूत ने इशारा किया। जमीन पर कुछ कुदालें रखी थी। मैंने एक उठा ली। वो आगे आगे चलने लगा और मुझे नीम के पेड़ तक ले गया। पेड़ के नीचे उसने उंगली से जगह बताई। कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और मैं खुदाई करने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं अब इंसान नहीं, किसी स्वप्न जगत का हिस्सा बन गया हूं। करीब आधे घंटे बाद मैंने मिट्टी से वो घड़ा निकाल लिया और अपने कमरे में लौट आया। घड़े के बाहर हरी सी परत जमी थी, पर अंदर 100 चमकते अकबरी सिक्के टिमटिमा रहे थे। भूत ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, देखा मैं क्या कह रहा था। मेरे शरीर पर ठंडी पसीने की बूंदें थी। चुपके से माचिस जलाई और एक बीड़ी सुलगाई। भूत को ज्यादा खुला सम्मान देना ठीक नहीं। सुबह होते ही मैंने फिर घड़े खोला। न तो सपना था, न मायाजाल, न ही भ्रम। वाकई 100 मोहर थे। उन्हीं में से 5 को अलग रखकर शेष उन 95 मोहरों को बांधकर मैं निकला। अब और देर नहीं करनी थी। सोने की चीज तेजी से किसी का मन घुमा सकती है। पास रखो तो लोभ रोक पाना मुश्किल हो जाता है। बेनेपाड़ा मोहल्ले के आखिरी सिरे पर जाकर मैंने गोपी दुलाल का घर ढूंढ लिया। वो घर बहुत पुराना और टूटा फूटा था। दीवारों पर नमक चढ़ आया था और प्लास्टर जगह जगह से झड़ चुका था। आंगन के सामने एक झबरीले बालों वाला लड़का सीटी बजाते हुए टहल रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। वो झबरीले बालों वाला छोकरा मेरी ओर तिरछी नजर से देखता हुआ एक तरफ हट गया। कुछ देर बाद एक लड़की आई और धीरे से दरवाजा खोला। मुझे देखते ही वो थोड़ा पीछे हट गई, नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, किससे मिलना है? बाबा घर पर नहीं है। मैंने तुरंत समझ लिया, ये गोपी दुलाल की इकलौती बेटी है। उसका रंग गोरा था, चेहरा नाजुक और सुंदर, शरीर में जवानी की पूरी आभा थी, पर आंखों में जैसे एक डर हमेशा तैरता रहता था, मानो अपनी ही जवानी से घबराई हो। हर पल चौकनी। उसने शायद अपने पिता की पुरानी धोती ओढ़ रखी थी। ब्लाउज न होने के कारण उसने आंचल को 2 बार सीने पर लपेट लिया था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे गले पर हाथ रख दिया हो। आवाज निकलनी मुश्किल हो गई। गला साफ करके मैंने पूछा, क्या ये गोपी दुलाल बाबू का घर है? जी हाँ, वे घर पर नहीं हैं, अस्पताल गए हैं। लौटने में शायद देर होगी। ओह, मैंने सोचा, फिर कहा, मुझे उनसे जरूरी काम था। मैं शाम को फिर आऊंगा, कह देना। लड़की ने एक झटके में मेरी ओर देखा, फिर बोली, ठीक है। मैं अपने कमरे में लौट आया। एक के बाद एक बीड़ी पीता रहा। सिर तपने लगा। देखते देखते पूरे 2 बंडल बीड़ियां खत्म हो गई। उस लड़की का चेहरा बार बार आंखों के सामने घूमता रहा। वो डरी हुई जवानी, असहाय यौवन, जैसे कोई हिरनी अपने ही मांस की दुश्मन बन गई हो। काश मैं भूत से सलाह ले पाता, पर वो तो दिन में आता ही नहीं था। शाम होते ही मैं फिर वहां गया। इस बार अपनी दलाली की 5 मोहरें भी साथ ले गया। वही लड़की दरवाजा खोलने आई। धीरे से बोली, बाबा की तबीयत बहुत खराब है, आप उनसे मिल नहीं पाएंगे। क्या काम था आपका? उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने अचानक पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? वो डर से फैली आंखों से मुझे देखने लगी और फिर धीमी आवाज में बोली, कमला। मैंने कहा, कमला, अपने बाबा से कहना मेरे पास उनके कुछ पैसे बाकी हैं, उन्हें देने आया हूं। दरवाजे के अंधेरे से वो मेरी ओर असमंजस में देखती रही, फिर जैसे परछाई की तरह भीतर चली गई। कुछ देर बाद लौटी और बोली, आइए। अंदर गया तो देखा गोपी दुलाल बिस्तर पर बैठे हाफ रहे थे। चेहरा पीला पड़ गया था, शरीर कमजोर और कांपता हुआ। आंखों में थकान, चिंता और बीते वर्षों की गहरी परछाई झलक रही थी। मैं धीरे से उनके पास जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे देखा, फिर भारी सांस लेते हुए बोले,
आप कौन? मुझे याद नहीं पड़ता कि आपका कोई पैसा बाकी हो। मैंने कहा, पैसे की बात बाद में करूंगा। पहले मेरा एक प्रस्ताव है। मैं आपका स्वजाति हूं, भद्र परिवार का आदमी, आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। गोपी दुलाल एकदम घबरा गए। मैंने अपना परिचय विस्तार से दिया। उनकी सांसें और तेज हो गई। आखिर बोले, कमला की शादी अब मेरी उम्मीदों से भी बाहर है। मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं है? मैंने कहा, ये लीजिए। कहते हुए मैंने पोटली खोली और उनके सामने 100 मोहरें बिखेर दी। कुछ ही दिनों बाद मैंने कमला से विवाह कर लिया। लेकिन मेरे ससुर गोपी दुलाल बाबू शादी के अगले ही दिन चल बसे। शायद अचानक मिली समृद्धि का झटका वे बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं कलकत्ता लौट आया। अपने सभी दोस्तों का कर्ज चुका दिया। अब मैं अपना पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय शुरू करने की तैयारी में हूं। वो पुराना उपन्यास मैंने फाड़कर फेंक दिया है। अब मैं एक कोमल प्रेम कथा लिखना चाहता हूं, ऐसी जिसे पढ़कर कमला को शर्म न आए। नंद दुलाल भूत से मेरी बस एक बार और मुलाकात हुई। मैंने उससे पूछा, तो अब खुश हैं आप? वो बेशर्म भूत आग दबाकर मुस्कुराए और बोले, दलाली थोड़ी ज्यादा ले ली। वो ये कहकर मुस्कुराए और फिर हवा में गायब हो गए। भूत की कृपा से अब मेरा भविष्य सचमुच उज्जवल है। तो दोस्तों, ये थी भूत भविष्य, एक ऐसी अनोखी कहानी जहां डर नहीं बल्कि मुस्कान और रहस्य साथ साथ चलते हैं। एक लेखक और उसके भूतिया मेहमान की ये मुलाकात हमें दिखाती है कि कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं, कभी कभी किस्मत का खेल भी होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर मजा आया होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो कहानी कंपस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प, रहस्यमयी और हास्य से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। दुनिया भर की अद्भुत कहानियां लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा और सुनते रहिए कहानी कंपस।